तो देखिए किस तरह से एक के बाद एक खुलासे करे, यानी कि सिर्फ एक खुलासा नहीं किया है हमने, यहां पर हमने कई खुलासे यानी कि तहकीकात जो है हमने अंत तक की है कि पासपोर्ट भी किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, उसका असर कहां कहां पड़ता है। ये तमाम खुलासे जो है इंडिया डेली पर हमारे अंडर कवर टीम ने की है और वो तमाम खुलासे हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी के साथ चलिए संजय सरकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी आप कुछ कहिए, उसके बाद हम जो है हिमांशु जी के पास जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, बीएसएफ को अंदर में जो पहले 15 किलोमीटर था, अभी 50 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। जब बॉर्डर क्रॉस करके आता है, ठीक है, बीएसएफ देखता है, उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दे। अभी जैसे बताया, जहां हम पासपोर्ट को साथ में वीसा लेके आए, जब उसको वीसा लैप्स हो जाता है, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करता है, इमीडिएट पुलिस स्टेशन में बताता है, भाई ये आदमी फलाना जगह में रुके हैं, इसको आप खबर लो। लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कभी किया है? नहीं किया है। दूसरे नंबर बात है, जब वो लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से वैध रूप से जो आता है, फिर दोबारा बंगाल पुलिस को फिर वहां पर चेक पोस्ट बनाने पड़ते, वो संभव नहीं है। को 50 किलोमीटर के अंदर में जब वो आदमी को, मतलब जो दूसरे आदमी को साथ मिलजुल के आ जाता है, उसको पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो बॉर्डर को साथ में दूसरा चेक पोस्ट बनाना अगर जरूरी होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी करना जरूरी पड़ता है। जो आप भी अपना चेक पोस्ट बनाओ। हम लोग अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन करता है, इमिग्रेशन वेरिफिकेशन, वीसा वेरिफिकेशन करता है, तो आप भी करो। तो इस तरह से अवैध आदमी को दादा एनआईए की टीम जाती है तो हमला हो जाता है, सीबीआई टीम जाती है तो हमला हो जाता है, कोई भी केंद्रीय एजेंसी जाए मार पिटाई हो जाती है। करे कौन, जाए कौन? वो तो हमारी अंडर कवर टीम ने जान जोखिम में डालकर ये स्टिंग कर दिया। अभी पैनल में बैठे हुए कोई भी शख्स को बोलूं कि जाइए आप किसी से पासपोर्ट के बारे में बात कर दीजिए, इन इलाकों में, बनगांव और बाकी इलाकों में मार खाने के अलावा कोई उपाय बचेगा नहीं वहां पर। हत्या गई थी तो गायब कर देंगे। हिमांशु शुक्ला कुछ कह रहे हैं जी। संजय जी, दादा एक मिनट। दादा आपके गुंडे सब पूरे जग में जाहिर हैं, जब आपके गुंडे सीबीआई ऑफिसर्स को पीट सकते हैं तो फिर हम लोग तो भैया हाथ जोड़ते हैं। एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा दादा, एक सेकंड दादा, एक सेकंड दादा, एक सेकंड, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। एक मिनट दादा, एक मिनट। तो टोटल ऑफिसर गायब हो जाता है। कहाँ गायब दादा? एक मिनट। अभी हम सबने जो वीडियो देखी, जस्टिस उस वीडियो में खंड, दादा एक मिनट रुक जाओ। हिमांशु जी को कह लेने दीजिए, एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए। हिमांशु जी अभी एक बिल्कुल लॉजिकल बात मैं बताऊंगा। अभी हमने जो वीडियो देखी उसमें दलाल ने ये बोला, अगर मैं भारत की भूमि में अंदर आ जाता हूं तो सरकार हेल्प करती है और हम उसको वोट देते हैं। ठीक, पूरा जग में जाहिर है कि ये रोहिंग्या जो है बीजेपी को तो वोट नहीं देते, किस पार्टी को वोट देते हैं? टीएमसी को। इसमें कौन मदद करता है? उस दलाल ने भी अपने मुंह से बोल दिया है कि टीएमसी और कांग्रेस की। दूसरा अरे दादा, अरे तुम बोलते रहना। एक मिनट चुप रहो। दूसरा, इनके कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने खुला बयान दिया था कि टीएमसी के गुंडे जो है कांग्रेस के नेता को मारते हैं। अरे दादा एक मिनट वो बोलने दो ना। अरे सुनने की क्षमता रखो दादा, एक मिनट। बॉर्डर कौन देखता है बोल दो। अरे चुप रहो दादा, एक मिनट ना। बॉर्डर कौन देखता है बोलो, अभी मैं तुम्हारी बात भी बताऊंगा दादा, एक मिनट। बॉर्डर कौन देखता है भाई? तुम बोलो ना भाई, बॉर्डर कौन देखता है? मैं भी बंगाल जाता हूँ, वहाँ के स्थानीय लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे काउंसलर और एमएलए और काउंसलर जो भी रोहिंग्या आते हैं उनको शरण देते हैं, उनको झुग्गी देते हैं, उनको बॉर्डर कौन पैसा देते हैं, उनका लाइसेंस बनवाते हैं, बॉर्डर कौन लाइसेंस देखता है? बनवाते हैं। देखिए तो तुम्हारी पोल खोल रहा हूँ। और इनकी दादा की सोच क्या है? कह रहे गौमूत्र दूर रहो। इनके जैसे लोगों के चलते बंगाल लेकिन बांग्लादेश बन जाएगा। बॉर्डर के बॉस कौन है? बॉर्डर के बॉस कौन है? बॉर्डर कौन देखते हैं? आता पता नहीं, आता पता नहीं, और टीएमसी अलायंस में थी। आपको नहीं आता है। संजय जी अरे दादा इसको बॉर्डर कौन देखता है? जब आप पूछा बॉर्डर कौन देखते हैं, इसको पूछिए पहले। अगर रोहिंग्या कब आया, रोहिंग्या को सब कब फायर हुआ? काउंसलर जो तुम्हारे बदलते हैं कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड खुले में बना रहे, वीडियो वायरल हो चुकी है। अब आप वो खुलवाओ तो मैं नाम भी ले लूंगा। बॉर्डर को साथ बंगाल का बॉर्डर संजय जी बॉर्डर पर बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप कैसे? क्योंकि देखिए जब रविंद्र रैना से बात हो रही थी तो जाके तुम टोपी पहन के बैठ जाओ। देश की सुरक्षा का सवाल है, क्या ऐसे में ये क्या सरकार बकवास चल रही है विवेक जी? मैं टोपी नहीं पहनता है, सुनने बैठे टोपी तो आप क्या फालतू बातें चल रही हैं?
दूसरी मुगल बात वंश दूसरी को बात साथ दूसरी में बात आपको ताल्लुक अरे मेरी आता बात है। पूरी होने दो। मुगल जब वंश को कांग्रेस साथ में और आपको टीएमसी ठीक है, साथ चलिए, में ये थी तो अधीर रंजन ये चौधरी एक को एक कांग्रेस करके एक एक करके खुलेआम संजय बयान सरकार जी दिया था एक-एक करके संजय सर। सरकार जी बयान एक एक दिया करके था कि हिमांशु की बात पूरी होने टीएमसी दे, उसके बाद के यश नेता कुछ अपनी कहना वोट चाह बैंक रहे हैं बढ़ाने जी। के हिमांशु लिए पूरा आप कीजिएगा लोग जल्दी। साथ में थे तब अधीर रंजन चौधरी ने बोला था कि टीएमसी के जो लीडरशिप है वो रोहिंग्या को अंदर लाती है, कांग्रेस के नेताओं को मार रही है, हम कम होते जा रहे हैं, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को किनारे कर दिया गया। हाँ। तीसरा मैं बता रहा हूं, वर्स्ट इन्फिल्ट्रेशन आज तक हिस्ट्री में कब हुए हैं? कांग्रेस के राज में ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होते थे कि 2001 का हमला हुआ है, 26/11 के हमले हुए, ऐसे ऐसे लोग को ये जो है अंदर ले आते हैं। और मानसिकता में इनकी बता दूं कि वो भला हो तुकाराम ओंबले जी का, वरना इन्होंने कसाब को भी हिंदू बता दिया था, बोले वो कलावा पहन के आए, इनके नेता ऐसे हैं। वैसे दादा उधर बोल रहे हैं कि गौमूत्र वाले मेरे से दूर रहो, ये लोग बोलते हैं कसाब जो है कलावा पहन के आता है। जी। और ठीक इनके है। काउंसलर यश- जो है, यश श्रीवास्तव का TMC काउंटर के चाहेंगे। काउंसलर जी। जो है लेबर कार्ड बनाते जी। हो, राशन कार्ड बनाते हो, उनको पैसा देते हो, ठीक उनको है। बिजली देते हो, उनको पानी देते यश हो, यश ऊबर का लाइसेंस यश कुछ बनवाते कहना हो। चाह रहे हैं, उसके बाद एलन राव काफी देर से वेट कर रहे हैं। यश विवेक जी, मैं तथ्यात्मक आधार पर आपसे पूछता हूं कि क्या वाह, हमारे मुझे, वाह। देश की जो आपसे आइए पूछना सर। पड़ेगा जवाब और आप मुझे देंगे। लग नहीं रहा है, हाँ ठीक है सर, जवाब आइए आप देंगे। बड़ा हाँ। मुश्किल है, सब हाँ। बीच में बोलते हैं। बोलिए सर। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप और मैं दोनों भारत के नागरिक हैं, जी सर। क्या हमें हमारे देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उन पर इतना भरोसा भी नहीं है कि हम बैठ के यहाँ पे रूलिंग पार्टी के होते हुए ये बोले? मान लीजिए मैं रूलिंग पार्टी का होता केंद्र में और मैं ये बोलता कि भैया हमारे तो सीबीआई के लोग पिट जाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता, बस मीडिया वाले ऑपरेशन करके आ गए। क्या ये बात हमारे देश की शोभा के लिए अच्छी है? ये प्रोग्राम सब देखेंगे। और मैं फिर पूछता हूं विवेक जी कि अगर हमें केंद्र में सत्ता में रहते हुए, मैं मान लेता हूं कि बंगाल में पूरी गलती बंगाल वालों, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बाकी के राज्यों में भी तो ये घुसपैठियां हैं ना। और 2001 और 26/11 दोनों समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 26/11 के समय हमारी थी, लेकिन वो कौन था जो अपना राज्य छोड़ के ताज होटल के सामने सिर्फ बुराई करने गया था? वो मत बुलवाइए। आज बांग्लादेश के मुद्दे पर तो गंभीरता से, एनआरसी के जैसे मुद्दे पर हमारे- फिर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होना नहीं। चाहिए, एनआरसी के मुद्दे पर विवेक जी, सड़क पर विवेक जी, हंगामा नहीं होना सुनिए, मेरी चाहिए। बात और जहां तक आपकी बात है, आपने कहा कि भाई नहीं। सेंट्रल की टीम पर हमला होता है। मैं आपको बता दूं, आपने- ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये कोई खुल्लम खुल्ला नहीं था कि भाई हम जर्नलिस्ट हैं, हम आपका तो जो है वो सेंट्रल की डॉक्यूमेंटरी टीम को बनाने आए अंडर कवर होना नहीं हैं। हम आता क्या अंडर विवेक कवर जी? थे सर। हमने विवेक पहले जी, ये डील सेंट्रल की कि की हमें टीम को हमारे अंडर लोगों कवर को होना बांग्लादेश नहीं से आता लाना है है। क्या? वो जी, कंफर्टेबल विवेक हुए जी, तब उन्होंने विवेक जी। बातें रखी हैं। विवेक जी, अगर आप उनको मुझे नहीं बोलने दे रहे। एक पैसे का जानकारी, एक पैसे की जानकारी होती कि हम जर्नलिस्ट विवेक हैं, जी, हम क्या ये सेंट्रल चीजें रिकॉर्ड कर रहे एजेंसीज को हैं, तो फिर अंडर कवर होना लाइव नहीं थ्रेट था आता? सर। यश, लाइव क्या- थ्रेट था। क्या- ट्राई टू अंडरस्टैंड। विवेक जी, मैं मानता हूं और मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूं इस बात के लिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या सेंट्रल एजेंसीज को अंडर कवर होना नहीं आता? बिल्कुल आता है। अगर उन्हें आता है तो ये जो ये दलालों के भरोसे हो रहा है, ये चल कैसे रहा है? हमें 10 साल, मैंने पहली बार में जब यही मुझे तो मौका यश मिला जी था हम तो मैं जानना बोलने चाह वाला था, रहे हैं बोल कि रहा हूं। आखिरकार जब ये पहली हो कैसे बार, रहा है? महोदया बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, बोल लेने नहीं दीजिए। नहीं, यही तो हम जब जानना पहली चाह रहे हैं। बार- आप भी पहली सवाल ही बार- कर रहे हैं, जवाब तो दीजिए। जब पहली बार आधार के डेटा लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो देश के अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क दिया था कि डेटा लीक नहीं हो सकता है क्योंकि आरसीसी की दीवारें। हमें उस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए या नहीं? हम एक राज्य पर आरोप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो घुसपैठिए दूसरे राज्यों तक पहुंच गए हैं और हमारी व्यवस्था डिजिटल इंडिया के बावजूद अभी तक पुख्ता नहीं हुई है, तो क्या ये सवाल नहीं है? और क्या शेख हसीना को शरण देना इस विचार से विरोधाभासी नहीं है? इस विवेक सवाल जी, का इसका जवाब जवाब मुझे मैं आप दूंगा। लोगों से उम्मीद है, बीजेपी आरएसएस वालों से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे यश आपसे जी, उम्मीद है। यश और जी, देश के शेख हर हसीना नागरिक को को इससे जवाब क्या देना चाहिए। जवाब देना नहीं, इससे चाहूंगा। क्या बस एक मतलब है? मिनट में शेख जवाब हसीना दूंगा, कैसे आखिरी क्या जवाब। मतलब है? वो अवैध तो घुसपैठ नहीं उन्होंने किया ना, वो बकायदा आए, नहीं, परमिशन उस- लेकर के आए, उनको इजाजत दी गई। वो घुसपैठ क्यों तो नहीं दी गई? था अगर ना। हम शेख बांग्ला- हसीना अगर की हमें एंट्री कहां से हो बांग्लादेश गई? के लोग और जहां पसंद तक नहीं बात है, है, तो देखिए बांग्लादेश के सुनिए, शासक क्यों 3 पसंद है? स्टेट आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये 3 स्टेट जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ की चीजें हैं। आसाम में देखिए कार्रवाई हो रही है। हिमंता बिश्वा दिल्ली शर्मा के जो, चुनाव एक में मिनट सर, भी एक बीजेपी मिनट वाले सर, यश रोहिंग्या की यश बात जी कर रहे हैं। सुनिए भी। हिमंता बिश्वा शर्मा जो है वो कार्रवाई कर भी रहे हैं, एनआरसी लागू की गई दिल्ली है, में क्यों वहां पर है? चीजें हो दिल्ली रही में है, कैसे लेकिन हैं? पश्चिम बंगाल में हरियाणा, क्यों उत्तर नहीं? प्रदेश में आवाज कैसे क्यों नहीं हैं? खड़ी की जाती है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर? वही तो मैं भी एलन कह राव रहा सर हूं कुछ कि कहना चाह रहे हैं, सत्ता जल्दी है, से। जो लोग बैठे हैं, वो क्यों हिमांशु नहीं एक सेकंड वेट घुसपैठे? कीजिएगा। एलन राव सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एलन राव सर। भाई साहब एक बात मैं बस एक बात बोलूंगा, 100 बात की एक बात, मुझे जी। बहस मत नहीं बोलिए, करनी है। आपके पास कुछ नहीं। मैं बस एक बात बोलना चाह रहा हूं कि मैं गलत, ठीक है, यश जी मेरे भाई हैं, दादा मेरे भाई हैं,
हम सब एक ही बात पे हैं कि रोहिंग्या घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। तो हम तीनों एक स्वर में बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि हम एनआरसी लाएंगे, यश जी बोले कि वो एनआरसी लाएंगे, और सरकार जल्दी से एलन राव सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी एनआरसी लाएंगे, बीजेपी प्रॉमिस करे एनआरसी लाएंगे, एनआरसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राव सर जल्दी से, एनआरसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? अवैध घुसपैठ का मामला, राव सर। हाँ विवेक जी सबको साइलेंट कर दीजिए। देखिए हमने अब 3 घंटे से ये देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबको मालूम है जी। और आज की नहीं है ये प्रॉब्लम, 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है, लेकिन हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन में दो मैं एक बार अपना प्रपोजल दे रहा हूं कि नंबर 1, आज के बाद कोई घुसपैठिया नहीं अंदर होगा इंडिया में। ये ऐसा प्रोविजन करना चाहिए सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। और उसके बाद जो आगे है उनको आइडेंटिफाई करके बाहर भेजना चाहिए। जैसे अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा अमेरिका में मैक्सिको को बॉर्डर लाइन पे कि उनको मैक्सिकन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, वहां टेररिज्म डिक्लेयर किया हुआ है। तो क्यों नहीं हम कर सकते यहाँ पर भी कि कोई भी रोहिंग्या अगर आता है या बांग्लादेशी आता है उसको रोका जाए यहाँ पर, और रोकने के बाद और जो आपके ऑपरेशन में जो हीरोज नजर आए हैं जो कि इसको सक्सेसफुल करने में कामयाब हुए हैं, मैं उनको हीरो नहीं कहूंगा, जीरो हैं, लेकिन क्योंकि आपके आदमी हीरो हैं लेकिन वो जीरो हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसा एक्शन हो ताकि आगे कोई ऐसी काम करने की हिम्मत ना करे और हमारे देश की शक्ति और उसको प्रभुसत्ता को मेंटेन बनाए रखने। क्योंकि ऐसे जो आदमी आ रहे हैं हमारे यहाँ के जो पूरे जो साधन है उनको खा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को खा रहे हैं। बिल्कुल, वो आपके वो एक तरह से वो पैरासाइट है, वो आपको ही खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, वो दीमक की तरह आपको अंदर से चाट जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आज के भी अभी तक के लगभग 3 घंटे के इस पैनल डिबेट में हमने सिर्फ ब्लेम गेम देखा है। और आप लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन बॉर्डर, जिसमें हमने आपको एक एक परत दर परत सच्चाई दिखाई है कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन का पूरा गेम ऑपरेट होता है, कैसे इसमें बांग्लादेशी लाए जाते हैं इस देश में अवैध तरीके से, और इसके लिए पूरी एक तरह से इंडस्ट्री बन चुकी है जो इस पूरे गेम को ऑपरेट करती है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हिमांशु अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। हिमांशु, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि ब्लेम गेम छोड़ देते हैं। हम सब तीनों बात पे एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, टीएमसी वाले कर रहे हैं और कांग्रेस वाले, हम तीनों लोग का ये कहना है कि भाई बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं नेशनल मीडिया पे एग्री कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन्फिल्ट्रेशन रोकेगी, एनआरसी लेकर आएगी। क्या कांग्रेस वाले और टीएमसी जी वाले एग्री करें? बहस न करें, उल्टे सीधे जवाब न दें, सिर्फ हाँ ना में जवाब दें कि क्या वो एनआरसी के लिए एग्री करते हैं, यस या नो। यश श्रीवास्तव का ड्राफ्ट पूरा हो गया आपका? यस या नो में जवाब दीजिए, बातों को मत नहीं, आप बताइए यस है कि नो। देख लीजिए, हमें क्या पता आपके जब ऐसे लोग हमारे सामने बैठेंगे जो अगर भाई दम है आप में तो यस या नो में जवाब देना। मांग रहे हैं आप, घूम घूम के बोल रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं बांग्लादेशी कैसे घुस के आ रहे हैं इतने सालों में। साबित हो गया है, चाहिए आपके लोगों को, साबित हो गया है, नहीं पूरा साबित हो गया है। देखो क्या मालूम आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? एनआरसी की बात करो, एनआरसी की क्या है एनआरसी? यस या नो? एनआरसी का एनआरसी के लिए यस या नो? किस एनआरसी की बात कर रहे हो? एनआरसी की जिससे घुसपैठिए देश के बाहर जाएंगे, डिटेंशन सेंटर जाएंगे। कितने तो पढ़े लिखे हो ना कि हिमांशु जी ने कहा है, क्या एनआरसी पर आप लोग एग्री हैं? टीएमसी का क्या है? जी मैं पूछ रहा हूँ क्या एनआरसी का ड्राफ्ट कंप्लीट है? मुझे क्या पता किस एनआरसी की बात हो रही है। अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो क्लास 2 में आ गए हैं एकदम से। सवाल पूछते ही आप क्लास 2 में आ गए। अब एनआरसी संजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं ना इस पर। अभी जवाब आ गया, संजय जी, जब तक कांग्रेस पार्टी को लेकर तब तक घुसपैठिए घुसते रहेंगे। ये 400 पार हिमांशु जी, यस जी, ब्रेक का वक्त हो जाएगा, संजय जी से रिएक्शन ले लेने दीजिए। अरे यस या नो का जवाब दो भाई, अभी साबित हो जा रहा है। संजय जी जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, क्या स्टैंड है टीएमसी का एनआरसी को लेकर के? देखिए, हम एनआरसी को समर्थन कर सकता है, लेकिन ये नहीं, असम में 13-13.5 लाख बंगाली हिंदुओं को डिटेंशन कैंप में रख दिया गया। और सरकारी नौकरी के, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करने के बावजूद भी हिंदू बंगालियों को डिटेंशन कैंप में, कि हिंदू बंगाली है इसके लिए उसको डिटेंशन कैंप में 2 आंख से नजर में देखा जाता है। आप बोल रहे हैं हम ये हम हिंदुओं को दिया जाए और बीजेपी वाले और रह गया रोहिंग्या। ठीक है, सोल्यूशन पूछेंगे। तो अभी तक आपने ऑपरेशन बॉर्डर में देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत बांग्लादेशियों को भारत में बसाया जा रहा है,
उनके लिए पासपोर्ट की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए वोटर आईडी की व्यवस्था, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था तक की जाती है, वो भी महज चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। मैं आलोक वस्त्री का रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि अब सॉल्यूशन पर बात हो रही है। सर, 4 करोड़, अनुमान के मुताबिक 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं, वो कहते हैं बाहर कर दो। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या ये नियर फ्यूचर में 5-10 साल का टारगेट लेकर भी चलूं तो पॉसिबिलिटीज कहीं दिख रही है आपको? देखिए विवेक जी, जितनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ज्यादातर टाइम ब्लेम गेम में गया है। इस हमाम में सब नंगे हैं। सबकी कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोका जाना चाहिए था। हाँ। अब ईयर की बात करें तो कांग्रेस के समय 1.5 करोड़ था, अब आके बढ़ गया 4 करोड़ 5 करोड़। तो इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। मैं जो इसके पहले डीजीपी साहब आए थे पूर्व, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि बीइंग एक्स बीएसएफ ऑफिसर जितनी पारदर्शिता से उन्होंने बताई कि बॉर्डर पे फेलियर हुआ है, वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं है, समुचित आमदन अम्युनिशन नहीं है, समुचित बोट नहीं है, और वहां से ये अवैध जारी है। और हिंदुस्तान में जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है या पहले भी चल रहा था, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, आधार कार्ड बनवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए, फोटो बदलवा लीजिए, इस सब में अभी ढीलापन है। हमको सबको राजनीति से परे वी हैव टू टेक अ राष्ट्र धर्म स्टैंड कि राष्ट्र हित में हमको इसको रोकना पड़ेगा, और हम सब मिलकर इसको। अब आप देखिए कि जो आप नहीं बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो 2 जनरेशन से है, वो यहाँ शादी कर लिया, उसका बच्चा यहीं पैदा हो गया हिंदुस्तान में, तो उसको आप बांग्लादेशी मानिएगा कि हिंदुस्तानी मानिएगा? वो कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट कहेगा नहीं ये तो पैदा हुआ यहीं, ये भारतीय है। लेकिन मूल रूप से बांग्लादेशी है। और सूद साहब ने जो कहा था उसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, आपने सूद साहब को कोट किया। सूद साहब ने कहा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हमें ट्रूप्स यहां से शिफ्ट करनी पड़ती है, शिफ्ट हो जाती है, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। बाकी बीएसएफ पूरी मुस्तैदी से काम करती है। हाँ, बाकी बीएसएफ मुस्तैदी के साथ काम करती है, और बीएसएफ जो है वो 24/7 मुस्तैद रहती है। रोमिता जी के पास आ रहा हूं। रोमिता जी, क्या सोल्यूशन देखिए, ये पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल विल के सिवा और कुछ, क्योंकि ये जब ये बात सामने आता है तो एक ही ये पॉलिटिकल लीडर्स का पॉलिटिकल विल स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल विल सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से ही होना चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट जहां से हो रहा है, जिस बॉर्डर से हो रहा है और जिस स्टेट के साथ है जिम्मेदारी, जो शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, उसके तो जरूर उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिशियंस तो ये यूज कर रहे हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ रोमिता मैम, वही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल विल आए कहां से जब पॉलिटिकल बिल ही इसी नाम पे बन रहा हो। हाँ, इसीलिए ना, इसलिए ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी देश की सुरक्षा, यहाँ की अर्थव्यवस्था, इन सबको डामाडोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर लगातार राजनीति भी गर्म है, क्योंकि यहीं से जो है राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बटोरते हैं, और यही वजह है कि इस विवाद से कोई भी निजात नहीं चाहता है, इस विवाद को इसी तरह से चलने देना चाहता है। लगातार हमारी चर्चा जो है वो जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनलिस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। रोमिता जी, जहां पर ब्रेक से पहले आपसे सवाल के साथ छोड़ा गया था, वहीं से हम जवाब की शुरुआत भी करेंगे। आपने पॉलिटिकल विल की बात की थी, लेकिन यहां देखा जा रहा है कि वोट बैंक की वजह से ये पॉलिटिकल विल तो काम ही नहीं करता, यानी कि नीयत ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की। देखिए, पहले ये जब मैंने बताया था, पहले ममता जी ने जब ऑपोजिशन लीडर थे, तब ये इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा मुद्दा हो गया। उन्होंने समझा क्योंकि ये अगर इन्फिल्ट्रेटर्स को नहीं रोक पाए तो ये वोटिंग लिस्ट, ये बोगस वोटिंग लिस्ट बनाकर और इन लोग को ले आकर ये वोट वो कभी ऑपोजिशन बहुत मुश्किल में थे, और ये रूलिंग पार्टी ये यूज करके जीत जाएगा। ये तब एक बहुत मुद्दा बनाया था।
क्योंकि ये रियलाइज किया था ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए क्या उसका नुकसान हो सकता है ऑपोजिशन का। पर अब जो वो क्षमता में है ना, तो उसके लिए उसके हिसाब से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं ये इन्फिल्ट्रेशन के लेकर, क्योंकि इसमें तो उसका नहीं तो ये रोमिता जी, बोलने से तो उसका आपके हिसाब से क्योंकि आप काफी लंबे समय से जो है इस चीज को देख रही हैं, इस प्रॉब्लम को आप देख भी रही हैं, क्या इसका अब सॉल्यूशन है, समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए बीएसएफ मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर जब सूद साहब जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए कई चीजें जो है वो कम है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, साथ ही जो कुछ बॉर्डर है जहां पर फेंसिंग वगैरह नहीं की गई है वहां से बहुत आसानी से जो है इनकी एंट्री हो जाती है और वहीं से जो राजनीतिक दल हैं अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो अब समाधान क्या होना चाहिए? ब्लेम गेम तो हो गया, अब समाधान क्या देखती हैं आप? समाधान ये ज्यादा विजिलेंस वहाँ स्ट्रॉन्ग करना होगा, वो टेक्नोलॉजिकली ये सब जो इक्विपमेंट्स ये सब लाकर जो और से ज्यादातर सर्वेलेंस का स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। और सबसे ये जो बात है विल, ये जो बताया ना पॉलिटिकल विल, ये बहुत निश्चित रूप से ये अगर हो जाए तो ये समाधान सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि ये जो है ना बॉर्डर एरियाज में ये जो लोग ले आते हैं, ये जो टाउट्स या दलाल जो ले आते हैं इन लोग को रहने के लिए ये इस जगह का भी इंतजाम करता है ये बॉर्डर एरियाज में, वहाँ घर घर में इन लोग को रख कर ये पैसा लेते हैं। ये घर जो उन लोग को लिए जो एक रात के लिए उन लोग को वो वहाँ स्टे करने के लिए देता है, वो उसका भी थोड़ा सा इनकम हो जाता है, वो पैसा लेता है। तो ये एक इकोनॉमी लाइक ऐसा फैला हुआ है, ये इकोनॉमिक ये सब उन लोग को जो लोग उन लोग को आश्रय देता है उसका भी थोड़ा फायदा होता है। ये एक मैं बोल रहा था ना, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है और इसमें इकोनॉमी भी जुड़े हुए हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़े हुए हैं। ये एक लाइक ये क्या बताओ, ये इकोनॉमी पॉलिटिक्स ये सब जुड़े हुए के नाते जी हाँ, सब कनेक्टेड है ये। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल की बात आती है। हिमांशु जी आपके पास आते हुए हम आपसे समझना चाहेंगे कि पॉलिटिकल विल की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए बीजेपी में होते हुए भी क्या कहे कि अगर केंद्र में सरकार है बीजेपी की तो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं सिर्फ स्टेट के नाम पे। वैसे रोमिता जी ने कहा है कि देखिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है इस तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसएफ आपके अंडर में रिसोर्सेज की अगर कमी है तो उनको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि सेंट्रल की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा हमारी जिम्मेदारी है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमने उस पर काम किया है। 2014 में हमारी सरकार आई, उस समय तकरीबन 1000 से कम जो है बॉर्डर फेंस था। 3112 किलोमीटर बॉर्डर है टोटल। हमने आने के बाद जो है अभी तक 2156 के आसपास किलोमीटर के आसपास जो है फेंसिंग कर दी है और जितना फेंसेबल एरिया हो सकता है बांग्लादेश टू बंगाल बॉर्डर का वो पूरा कवर्ड है, वो पूरा कवर्ड है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी ये घोषणा की थी कि सिर्फ 4% जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर आप इसकी बात करें कि ये पूरा कवर्ड है। सूद साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा है 24% अभी भी स्टिल है जो अनकवर्ड है। 96% कवर्ड है, 4% अनकवर्ड है। वो इसलिए क्योंकि जो 4% एरिया है वो पहाड़, नदी और बहुत ही घना जंगल आता है। तो हमारे हिसाब से पूरे प्रयास हो रहे हैं। और बात वो जो बीएसएफ के सर करके गए थे कि रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं बता दूं कि एक समय तब था जो 14 के पहले जो इंफ्रारेड बाइनोकुलर्स होते हैं, जिससे अगर कोई घुसपैठिया पास करके जाता है तो वो देखने तक का हमारा बीएसएफ के पास नहीं थे। 10 दिन की गोलियां थी, केवलार तक नहीं था हमारे एनएसजी के पास। तो बजट इंक्रीज करने के बाद ये आया है। ये सब चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्तैदी से की हैं। ये हमारी पॉलिटिकल विल है और ताकि ये घुसपैठ रुके। ठीक है, ये पॉलिटिकल विल है ताकि घुसपैठ रुके। हम स्नेह कमल हमारे संवाददाता के पास सीधे रुक कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी मेहमानों का रुक करेंगे। स्नेह, आपने लगातार लोगों से घुसपैठ को लेकर के बातचीत की, गुस्सा एक दिख रहा था, नाराजगी दिख रही थी। एक महिला को तो मैं सुन रही थी, वो सीधे तौर पे कह रही थी देखिए हम इस देश के वासी होते हुए भी यहाँ पर तमाम सुविधाएं हम नहीं उठा पा रहे, जो घुसपैठिए हैं उन्होंने हर चीज पर कब्जा कर रखा है।
जी बिल्कुल, तमाम लोगों से हमने जो दिल्ली के कनॉट प्लेस से बात की, सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि जिस तरह से प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठी देश में आ रहे हैं, देश के संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में वो संसाधन हमें अपने देश के नागरिकों के लिए कम हो जाएगा। तमाम लोगों से हमने बात की, सभी ने सबसे पहले सभी ने हमारे चैनल की इस पहल की जो है बहुत ही स्वागत किया। सभी ने कहा कि जिस तरह से जो है इंडिया डेली ने ये कदम उठाए, जो पहल की है, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। रही बात जिम्मेदारियों की, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में एक आक्रोश था कि आखिर हमारे संसाधन या हमारे हक पर हमारा कब्जा नहीं, बल्कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका कब्जा होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे पूछे। जिस तरह से आज हमारे चैनल ने एक पहल की, ऑपरेशन बॉर्डर के तहत एक बड़ा खुलासा किया कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से हजारों की संख्या में लोग देश में आते हैं। जी, इस चैनल की मैं बहुत सराहना करता हूं। साथ के साथ तत्काल प्रभाव से माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी इस पर एक मीटिंग बिठाएं और मीटिंग बिठाने के बाद इस पर कार्रवाई करें। जो हमारा खुफिया विभाग है उस विभाग से जानकारी प्राप्त करें कि ऐसे न जाने किन राज्यों से लोग प्रवेश कर रहे हैं। साथ में बंगाल मौजूद है, आसाम है, अन्य राज्य भी हैं, तो बंगाल के अंदर तादाद ज़्यादा है। इस पर रोक लगानी चाहिए और हम अगर ऐसा ना करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो हमारे लिए, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा, संकट हो सकता है। इस पर अगर हम अभी भी ध्यान नहीं देंगे तो कब ध्यान देंगे? ये लापरवाही। जैसा कि देखा आपने, लगातार गुस्सा इस बात को लेकर है कि हमारा जो हक है, जो हमारे संसाधन है, उस अब पर ध्यान नहीं अवैध देंगे तो कब घुसपैठिए देंगे? कब्जा ये करते बड़ा जा रहे हैं। सवाल है, इसको लेकर के मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी और यही सवाल का जवाब भी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सवाल जो है वो जनता का है। रमन, आपका हम रुख करेंगे। आप भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर कितने सालों से इस तरह के घुसपैठ को, आतंकवाद जो घुसपैठ करते हैं उसके बाद दहशत फैलाते हैं, इन सबको झेला है जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने, वहां की आवाम ने। बांग्लादेश से भी इसी तरह। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल का जो एरिया है वो इससे हताहत है, आसाम, इसके साथ हम बिहार की भी बात कर ले तो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर भी हैं। लेकिन आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही बांग्लादेश में जो घुसपैठ बांग्लादेश की हो रही है, वहां पर बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता इसको लेकर के क्या कह रही है, और हमने जो ये ऑपरेशन बॉर्डर चलाया इसको लेकर के क्या है उनका कहना? देखिए, इंडिया डेली की जो पहल हुई है ऑपरेशन बॉर्डर के तहत, जिसमें हमने ये खुलासा किया है कि किस तरीके से ये घुसपैठ जो बांग्लादेश, म्यांमार और बर्मा के रास्ते होती है, वो एक पूरे इंडस्ट्री बन चुकी है। किस तरीके से दलाल इसमें लोगों को बॉर्डर पार करवाते हैं, उसके बाद राज्य, अलग अलग राज्यों में उनको बसाते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराए जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी खुलासा किया हमारे चैनल की तरफ से कि किस तरीके से बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं तो बांग्लादेश से लोग आते हैं और 30% वोट जो है वो यहाँ से डालकर वापिस चले जाते हैं। तो इस खुलासे को लेकर सभी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया डेली की मुहिम, इस पहल की जो है वो प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आपने बात की, जम्मू कश्मीर में ये बांग्लादेशी, म्यांमार और बर्मा से जो आने वाले घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए, ये दंश अभी नया नहीं है। करीबन 15 साल से यहाँ पर घुसपैठ जो है जब बंगाल के बॉर्डर से, असम के बॉर्डर से होती है तो वो करीबन कई स्टेट को पार कर जम्मू में आकर अपना ठिकाना बनाते हैं और पिछले 15 सालों में सिलसिलेवार तरीके से बस्तियों पर बस्तियां बस गई हैं। यहां तक कि जम्मू शहर के बीचों बीच में रोहिंग्या बस्ती के नाम से पूरा इलाका जो है वो बस चुका है। यहां पर क्राइम जितना हो रहा है उसमें रोहिंग्यास का हाथ हो रहा है। यहां पर जो भीख मांगने का काम करते हैं वो रोहिंग्या है। यहां पर जो हाउस हेल्प की बात करें तो वहां पर बड़े पैमाने पर रोहिंग्या जो है वो काम कर रहे हैं। यानी कि एक सस्ता लेबर, सस्ती लेबर जो है उसके रूप में एक विकल्प यहां पर तैयार हो गया। लेकिन इसके साथ साथ में यहां पर खतरा जो है वो नेशन वाइड खतरा जो है ये बहुत बड़ा बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान से आतंकी जो है वो घुसपैठ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो बंगाल बॉर्डर से आते हैं वो सीधे आकर जम्मू के इलाके में कई इलाके जो है यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बाकायदा 2019 में हमने देखा था कि बाकायदा शेल्टर रूम बनाया गया था और वहाँ पर 400 लोगों को अभी भी बंद करके रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन के आसपास में बड़े पैमाने पर ये बस्तियां जो है वो खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर ये बस्तियां जो है वो यहाँ पर बसा दी गई हैं। लेबर कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन ये सोचिए कि आपके संसाधन, आपकी रोटी, आपकी जमीन, हर चीज पर ये अपना अधिकार जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। वहीं स्नेह कंवल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ देखिए, इंडिया डेली की जो ये मुहिम है ऑपरेशन बॉर्डर, इसको सोशल मीडिया पे भी काफी सराहा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा ये जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के इंडिया डेली ने
यहां पर किया है। हमारी अंडरकवर टीम ने जाकर के जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाला, एक एक परत दर परत चीजों को वो सामने लेकर के आए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये सोशल मीडिया पर भी तमाम आम लोग जो है अपनी बातों के जरिए थम्स अप देकर जो है इसको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए इंडिया दिल्ली के ऑपरेशन बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो सुनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी वरुण शर्मा। वरुण, जिस तरीके से आपने देखा जो हमारा इंडिया डेली का आज खुलासा हुआ है, उस खुलासे पर आप क्या कहेंगे और कितना बड़ा थ्रेट आप देखते हैं ये जो बांग्लादेश से, म्यांमार से, बर्मा से घुसपैठ हो रही है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल इंडिया डेली को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो आपने इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं आपने इस पर कवरेज करी है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इन घुसपैठियों को हर स्टेट में हर एक जगह टीम बननी चाहिए जिससे ये आइडेंटिफाई करे जाएं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे देश के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले सैफ अली खान जो मशहूर एक्टर है उन पर भी अटैक हुआ है, वो बांग्लादेश से निकला गया एक व्यक्ति। आप जम्मू के हालात देखिए, यहाँ पे हर दूसरे दिन चोरी हो रही है, कभी कोई स्कूटर चोरी कर रहा है, कभी कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, कभी किसी के घर पे जाके चोरियाँ हो रही हैं, कभी किसी को मार रहे हैं। ठीक है, एक इन्होंने ये पूरा डेमोग्राफी चेंज करने के लिए हमारे जम्मू को भी अंडर थ्रेट लाया। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो स्टेट के लेवल पर इनको आइडेंटिफाई करे और उनको जल्दी से जल्दी हमारे देश से बाहर का रास्ता दिखाए, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ही पीसफुल हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी डेमोग्राफी इन लोगों के कारण खराब हो। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस बड़े खुलासे को और क्या कहेंगे जो घुसपैठ लगातार हो रही है और इस घुसपैठ को एक इंडस्ट्री बना दिया गया है? ये तो एक नेशन के लिए थ्रेट है और इसको तो रुकना चाहिए, क्योंकि ये हर एक अपने जो सिटीजन्स हैं इनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये बाद में, अगर इनको अभी चेक नहीं किया गया तो इसलिए मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि सख्ती से काम करें और इनको चेक किया जाए। सर, ये बताइए जो मुहिम हमारी इंडिया डेली की तरफ से शुरू की गई है, किस तरीके से आप इस मुहिम को देखते हैं और कितना बड़ा थ्रेट, कितना बड़ा खतरा जो है वो देश के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपके चैनल इंडिया डेली को। आपने ये जो इशू उठाया है ये मैं बताऊं, ये इशू आज का नहीं है, ये पिछले 30-40 साल से सुनियोजित तरीके से लोगों को लाया जा रहा है और अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पे बसाया जा रहा है। पहले क्या होता था, ये चंद इलाकों में इनको बसाया जाता था, अब ये पूरे इंडिया में फैलना शुरू हो गए हैं। अभी जो एपिसोड सैफ अली खान का हुआ, नेशनल थ्रेट तो है, ये डेमोग्राफिक थ्रेट भी है। ये एक छोटी सी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ स्टेटों ने शुरू किया, पर ये एक्सपेरिमेंट मैं तो कहूँगा भी ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को घेरने के लिए किया गया है। भी किसी तरीके से यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो, एक स्टेट के बाद दूसरी के बाद तीसरी, और उसका आस्ता आस्ता जो है इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाए। तो इसको बिल्कुल कंडेम किया जाना चाहिए, पहले भी किया गया था, अभी भी किया जाना चाहिए। और इसमें मैं इंडिया को ट्रंप साहब से एग्जांपल लेना चाहिए, जो उन्होंने कहा है कि मैं मैक्सिको के ऊपर एमरजेंसी लगा दी उन्होंने बॉर्डर पे। बांग्लादेश का जो हमारा बॉर्डर है आई थिंक रफली कोई 3500 किलोमीटर्स के आसपास है, इतना पोरस है और ओपन बॉर्डर है। तो हमारी गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान के साथ है, यहाँ तो वहाँ फेंसिंग करिए, क्योंकि वहाँ लोग पैसे दे के फेंसिंग तो है, उसके बावजूद फेंसिंग के बावजूद आते हैं, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज सेम है। वो उनको कहते हैं मतलब भी हमारे वहाँ गरीबी है, हम वहाँ पे दबे हुए हैं, तो थोड़ा सा करके और वो पानी के रास्ते से आते हैं। वो सारा आप लोग दिखाते ही हैं, आप लोगों के कारण काफ़ी अवेयरनेस है लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा के पहले तो जो इनका आना है वो रोके, और यहाँ पे जिनके पास आधार कार्ड बने हुए हैं, कौन बनाता है आधार कार्ड? ये किंग पिन है, ये बड़े बड़े सरगना है जो आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, उसके बाद उनको सिटीजनशिप दी जाती है, उनको राशन दिया जाता है फ्री में। हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, हमारी वो नौकरियाँ खा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अभी आप जैसे किसी चैनल की स्टडी थी और बड़ा अच्छा मैं वो उस पर भी अवेयर करता हूँ। वो कहते हैं जो लेबर है, अगर एक जो इंडियन आपसे 500 रुपये लेबर मांगता है, लेट अस सपोज फॉर मतलब 500 रुपये डेली, ये क्या करते हैं उसको 400 रुपये में करने को तैयार है। बेंगलोर में, तमिलनाडु में कुछ इन्होंने पॉकेट्स हैं, केरल में, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे आके आपको सस्ती लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें वो ठेकेदार को तो फायदा हो रहा है, पर आप ये देखिए हमारा देश कितना पीछे जा रहा है, नेशनल थ्रेट बन गया अब तो ये इन्होंने आपके इनको डिपोर्ट करना चाहिए और जो नेशनल इमरजेंसी लगा के बॉर्डर को पूरी तरह सील करना चाहिए। इंदु जी भी हमारे साथ मौजूद है। इंदु जी, आपने अभी पूरा प्रोग्राम देखा, जो जिस तरीके से खुलासा एक एक कर हमने बताया, किस तरीके से आधार कार्ड बनते हैं, किस तरीके से वोटर कार्ड बनते हैं, किस तरीके से पासपोर्ट बनते हैं, क्या कहेंगे इस खुलासे को लेकर? सबसे पहले आप
देखिए जो मैं पहले इंडिया डेली चैनल का एक शुक्रिया करता हूँ कि आपने पूरे हिंदुस्तान में पूरा इसकी एक चेन चला के पूरा एक इसका जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नेक्सस को पकड़ा है। और पकड़ना क्या है, ये 15-20 साल 25 साल हो गए इसको लोगों को आते। आज हम देखें बंगाल में जो इलेक्शन होती है 30% बांग्लादेशी जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो आते हैं वो वोट डालते हैं और वोट डाल के वापस भी चले जाते हैं। ये पीछे इसके बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है जो जहाँ की जो सरकारें, जैसे बांग्लादेश की सरकार है, वो खुद लाते हैं इनको और खुद वापस छोड़ देते हैं। ये पूरे एक इंडिया की जो अपना सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर निकले ताकि ये लोग वापस जाएं जहाँ बैठे हैं और इनको वापस भेजा जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जम्मू के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये न केवल जम्मू के लिए नासूर बने हुए हैं बल्कि ये पूरे देश के लिए इस समय खतरा बन चुके हैं। जिस तरीके से सैफ अली खां के घर पर हमला हुआ, उनके ऊपर स्टैबिंग हुई, वो भी बांग्लादेश से ही आया हुआ एक घुसपैठिया था जिसने उस हमले को अंजाम दिया। और इस तरीके से न जाने कितने और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्रिमिनल तैयार बैठे हुए हैं जो इंडिया के लिए कभी भी खतरा जो है वो बन सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो सबसे बड़ा जो इलाज है वो यही होता है कि इन सब की पहचान कर इनको वापस इनके देश भेज देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।